नमस्कार। आज हम बात करते हैं अमेरिका में डूब रहे बैंकों की। पिछले दिनों खबर आई कि अमेरिका के 2 बैंक 48 घंटे में डूब गए। पहले खबर आई कि अमेरिका का एक बैंक सिलिकॉन वैली वो कंगाल हो गया, वो दिवालिया हो गया, और उसके 48 घंटे के अंदर फिर खबर आई कि सिग्नेचर बैंक भी बंद हो गया। अब अमेरिका के बैंकों के बंद होने से, डूबने से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं या क्या क्या परेशानियां दिख रही हैं, इस पर बात करना ज़रूरी है। जब से यह खबर आई कि अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया है, उसके बाद से सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल माध्यम पर लगातार इस बात की चर्चा होने लगी और एक बड़ा तबका इस बात को सीधे सीधे हिंदुस्तान से जोड़ने लगा कि क्या सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने से भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, भारत के लोगों पर असर पड़ेगा, भारत की कंपनियों पर असर पड़ेगा। तो इस बात को हम समझेंगे। इस बात को समझने के लिए 3 मुख्य बिंदु मेरी नज़र में दिखते हैं जिस पर बात करना ज़रूरी है। पहली बात कि बैंक डूबते क्यों हैं, इस पर हम सबसे बाद में चर्चा करेंगे। दूसरी बात कि क्या अमेरिका के डूब रहे बैंक वाकई भारत की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा हैं या उससे उनकी समस्या बढ़ रही है। और तीसरी बात कि जब ऐसी स्थिति होगी, अगर मान लीजिए कि हिंदुस्तान में ऐसी परिस्थिति बनती है, तो उन जमा पैसों का क्या होगा, यानी भारत के जो लोग हैं उनके जो बैंक में पैसे जमा हैं उनका क्या होगा। इस तीसरे बिंदु के साथ साथ ये भी समझने की ज़रूरत है कि सिलिकॉन वैली में अगर हिंदुस्तान के लोगों के पैसे रहे होंगे, यानी कि हिंदुस्तान की कंपनियों के पैसे रहे होंगे, तो उनका क्या होगा। तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि क्या सिलिकॉन वैली या सिग्नेचर बैंक जो अमेरिका में डूब रहे हैं, उनसे भारत को डरने की, चिंतित होने की, परेशान होने की ज़रूरत है। क्या वैसी स्थिति हिंदुस्तान में भी आने वाली है? क्या हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ होने वाली है? क्या अमेरिका में 2008 की तरह की मंदी आने वाली है? ये बहुत सारे सवाल तैर रहे हैं, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में, आपके, हमारे जहन में उठ रहे हैं और इन सब सवालों के जवाब लोग तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान में अमेरिका के बैंकों के डूबने के साथ साथ ज़्यादातर स्थितियों में लोग सीधे सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रहार कर रहे हैं। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था पिछले दिनों में मजबूत हुई है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन एक पूरा धड़ा, एक विपक्षी धड़ा जो आंख मूंद कर विरोध करता है, जिसमें बहुत सारे तथाकथित बुद्धिजीवी लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक के डूब जाने से भारत के बैंकों पर भी असर दिख रहा है। हमें तो नहीं दिखता। खैर, अब मैं इसको थोड़ा विस्तार से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 बैंक जब अमेरिका में डूबे हैं, उसके बाद से परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि जो मूडीज है, रेटिंग एजेंसी, उसने 6 और बैंकों की सूची जारी की है। मैं उन बैंकों के नाम आपसे सामने इसलिए नहीं ले रहा हूं कि उसकी ज़रूरत नहीं है आपको जानने की, इसलिए कि सिलिकॉन वैली बैंक को भी आम लोग या छोटे मोटे इन्वेस्टर या पढ़े लिखे लोग भी, जो आम हिंदुस्तान का समुदाय है, वो इसके पहले नहीं जानता था। जब ये बैंक बंद होने की खबर आई तब लोगों ने जानना शुरू किया। अब सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने से सीधा असर क्या हिंदुस्तान को पड़ रहा है? तो सीधा असर ये पड़ रहा है कि सिलिकॉन वैली बैंक मुख्य तौर पर आईटी कंपनीज और स्टार्टअप को फंड करती है। हिंदुस्तान में उसका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, बैंक के बंद होने की बाद की स्थिति में क्या हुआ कि शेयर बाज़ार पे असर पड़ा, अमेरिका के शेयर बाज़ार पर असर पड़ा और हिंदुस्तान के कुछ कंपनियों को, कुछ लगभग 2 दर्जन कंपनियों को हिंदुस्तान में सिलिकॉन वैली ने लोन दिया था। उसमें अगर मुख्य तौर पे देखें तो पेटीएम एक बड़ा बाज़ार है उनके लिए, बड़ी कंपनी है पेटीएम और पेटीएम की सिस्टर्स कंपनी पेटीएम मॉल और 197। जब आप पेटीएम से कोई पेमेंट करते हैं तो आता है एक मैसेज आपको कि 197 पे चला गया, तो 197 भी पेटीएम कंपनी है। तो इन कंपनियों को अगर हम देखें तो पेटीएम को और पेटीएम मॉल को और 197 को, पेटीएम को करीब
मतलब $4 लाख के आसपास, पेटीएम मॉल को $800 के आसपास, 17 को $2 लाख के आसपास, इतने फंड उन्होंने किए हैं जो उनकी परिस्थितियां बनती हैं। अब क्या है कि 2 दर्जन ऐसी कंपनियां हैं जिसको सिलिकॉन वैली फंड करता है, यानी लोन देता है, दिया हुआ है। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, स्टार्टअप, जिनके अकाउंट्स उन कंपनियों में अमेरिका में खुले हुए हैं। तो वहाँ पर जो पैसे हैं उनका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। और अमेरिकी सरकार ने ये तो कह दिया कि हम उन पैसों का ख्याल रखेंगे, लेकिन जो नियम होंगे उसी के तहत ख्याल रखे जाएंगे। 2008 में जब लेहमन ब्रदर्स, उनकी जो स्थिति खराब हुई थी और तमाम कोशिशों के बावजूद उसको बंद होने से, कंगाल होने से अमेरिका की सरकार नहीं बचा पाई, उस समय उनको लोगों ने पैसा देने की कोशिश की, फंड करने की कोशिश की, और सरकार ने उसको बचाने की कोशिश की। जो पैसा उसमें लोगों का जमा था उसको वापस किए। लेकिन इस बार अमेरिका की सरकार ऐसा कुछ करने नहीं जा रही है। तो क्या भारत को डरना चाहिए? पहली बात तो ये है कि ये दोनों बैंक जो अभी कंगाल हुए हैं, अमेरिका के बड़े बैंकों में शुमार नहीं है। बड़े बैंक्स हैं 16वें नंबर का और 29वें नंबर का। तो सीधे सीधे अगर देखें तो उनकी अर्थव्यवस्था पर डायरेक्ट प्रहार उनकी अर्थव्यवस्था पर भी नहीं हुआ है, लेकिन असर तो पड़ेगा उनकी अर्थव्यवस्था को। हिंदुस्तान में इसका असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीज़ों की वजह से, अलग अलग वजहों से मजबूत हुई पड़ी है। अब देखिए, इसमें एक सवाल आता है। अब ये सवाल कितना मौजूद है, लेकिन मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा आपसे मैं शेयर कर दूं। 2019 में इस सिलिकॉन वैली की नेटवर्थ जो थी वो थी 5.8 लाख करोड़ 2019 में। मार्च 2022 में, एक साल पहले, इस कंपनी की नेटवर्थ थी 17.47 लाख करोड़, यानी करीब 6 लाख करोड़ से 17.5 लाख करोड़ तक ये कंपनी 3 साल में पहुंच गई, जिसमें 19 के बाद 20, 21 और 22 ये पूरा कोविड का काल है। अब आप समझिए, तो कोविड की स्थिति में क्या हुआ कि कोविड में स्टार्टअप्स को बहुत फंड मिले हैं। आईटी सेक्टर्स को, डिजिटल माध्यम पे काम करने वालों का एक बाजार बड़ा बना है पूरी दुनिया में, इसलिए इस बैंक का प्रोग्रेस हम देख सकते हैं। लेकिन हिंडनबर्ग जैसी एजेंसीज अमेरिका में बैठ के क्या इस कमियों को, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकती थी? वो इसलिए ध्यान नहीं दे रही थी, या उसने इसलिए ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि वो एक सट्टेबाज कंपनी है और वो उन्हीं कंपनी पे सट्टा खेलती है जिनके शेयर्स गिरा करके वो लाभ ले सके। अगर वो कंपनी शेयर गिरा करके डूब जाती है तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो अगर वो सिलिकॉन वैली जैसी कंपनियों, बैंकों के बारे में कुछ कहती, या सिग्नेचर बैंक के बारे में कुछ कहती और ये बैंक्स डूब जाते तो उसके भी पैसे डूब जाते। तो आप समझिए कि हिंडनबर्ग ने क्या किया कि आपके नुकसान से अपना फायदा कमाया। अगर मान लीजिए कि अडानी की रिपोर्ट उसने जारी की और अडानी डूब ही जाते तो तब तो उसके भी पैसे डूब जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, इस पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं अभी सिलिकॉन वैली और बैंकों पर ही चर्चा करता हूं। अब स्थिति ये है, दूसरी बैंक जो सिग्नेचर की बात मैं कह रहा था, तो सिग्नेचर बैंक में क्या है कि 2021 में उसके 16% इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में थे और 2023 में उसके 30% इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में पहुंच गए। तो यानी कि क्रिप्टो करेंसी का भी मार्केट एक बहुत स्थिर मार्केट नहीं है, बहुत डामाडोल कर रहा है। तो उधर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किए जाएं ताकि वो समस्याएं नहीं हो। क्योंकि हिंदुस्तान में अब क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया गया है, पहले वो इलीगल था। तो अब वहाँ हिंदुस्तान में आने वाले समय में इस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब प्रश्न उठता है कि क्या हिंदुस्तान में रखे लोगों के, बैंकों के पैसों के लिए परेशान होना चाहिए? तो अमेरिका के इन बैंकों के डूबने से सीधा सीधा असर हिंदुस्तान में तो नहीं दिख रहा। थोड़े बहुत जो कंपनियों के पैसे वहाँ होंगे उनके असर होंगे। और चूँकि हिंदुस्तान में भी क्या है कि अगर आपके बैंक में पैसे हैं और बैंक अगर डूब जाता है, सरकार अगर मदद नहीं करती है, तो आपका जो इंश्योर्ड मनी है
वो 5 लाख है। 2020 तक वो मात्र 1 लाख था। आपने कितने भी पैसे डाले हों, वो 2020 तक ये था कि आपको 1 ही लाख रुपए मिलता, लेकिन अब वो 5 लाख रुपए बढ़ा के कर दिए गए हैं। उसी तरीके से हिंदुस्तान के बाद जब आप वहाँ पहुँचते हैं, अमेरिका में पहुँचते हैं, तो अमेरिका में ये सिस्टम है कि $2.5 लाख आपको मिलेंगे, चाहे आपने उसमें कितने भी पैसे डाले हों। तो जो श्योरिटी और एश्योरेंस है वो उतने पैसे का बीमा के तहत, मतलब इंश्योरेंस के तहत तो आता है, तो वो पैसा तो उतना मिलना है, वो तो मिलेगा। बाकी पैसे, चूंकि अमेरिका ने ये कहा, अमेरिका की सरकार ने ये कहा है कि धीरे धीरे आप करके सिलिकॉन वैली बैंक से अपने पैसे निकाल सकते हैं। होता क्या है कि जैसे ही खबर आती है कि इस तरीके की घटना घटी, लोग अचानक से अपने पैसे बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालते हैं तो ये समस्या बढ़ती है, और इस समस्या की वजह से बैंक पर असर पड़ता है, बैंक कंगाल होते हैं। हिंदुस्तान में क्या है? हिंदुस्तान में मुख्य तौर पर अगर बैंकों पर असर पड़ता है तो वो एनपीए की वजह से पड़ता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से। यानी बैंक लोन देती है। देखिए बैंक का सिस्टम क्या है, आप पैसा रखेंगे, आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, बाकी जगह भी मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है, बहुत जगह अलग अलग सिस्टम में मिलता है। बहुत पेचीदा मामला है बैंकिंग को समझना, तो इस पर हम कभी कभी विस्तार से भी बात करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में क्या होता है, आप बैंक में पैसे रखते हैं, आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, आपको ब्याज मिलता है, सूद मिलता है, आपको उस बैंक पे रखे पैसे का फायदा होता है, और आपके पैसे को वो किसी दूसरे को, व्यक्ति को, कंपनी को लोन देती है, और उस लोन से वो पैसा कमाती है। लेकिन जब वो लोन उसका डूबने लगता है तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं कि वहाँ रिस्क बढ़ता है। तो पिछले अगर 2 दशक में देखें तो धीरे धीरे बैंकिंग सेक्टर्स में हिंदुस्तान में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की तादाद बढ़ी है, कम नहीं हुई है। रिस्क फैक्टर्स बढ़े हैं, लेकिन चूंकि व्यवसाय भी बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए उन पर लगातार सरकार अंकुश लगाए रखती है। आरबीआई ने बहुत सारे ऐसे नियम बनाए हैं, बहुत सारी सख्तियां बरती हैं, उसके बावजूद भी एनपीए की तादाद कम नहीं हो रही है, और वो बहुत पेचीदा मामला है एनपीए पर ध्यान रखना। देखिए, अब हिंदुस्तान को परेशान होने की ज़रूरत क्यों नहीं है, या हिंदुस्तान की परिस्थिति दुनिया के दूसरे देशों से, खास तौर पर अमेरिका से या यूरोप के देशों से अलग कैसे है बैंकिंग के मामले में। अभी चूंकि कोविड के बाद और रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप की स्थिति भी खराब हुई है, तो वहाँ पर बैंकिंग सेक्टर्स में परेशानियाँ बढ़ी हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं। पहले तो बहुत ही कम था। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो आपको 1 से 2% के भीतर आपको होम लोन मिलता था। तो आप सोचिए कि इतने कम ब्याज पर अगर आपको घर के लिए लोन मिल रहा हो, तो वो बैंकिंग किस तरीके से यहाँ काम करता होगा। लोगों की सुविधा और सहूलियत के लिए सिस्टम अलग अलग तरीके से था, लेकिन अब वो चीज़ें बदल रही हैं। खैर, उस पर मैं अभी बात करूँगा। हिंदुस्तान में क्या है कि कुल टोटल जो इन्वेस्टमेंट बचत है जो हिंदुस्तान में अगर हम देखें, तो आंकड़े के तौर पे अगर हम देखें और तो माना जाता है कि तकरीबन 135 लाख करोड़ रुपए आज की तारीख में अलग अलग तरीके से हिंदुस्तान के लोगों के पास बचत के तौर पे हैं। चाहे वो सेविंग्स अकाउंट में पड़े हों, या एफडी में पड़े हों, म्यूचुअल फंड्स में पड़े हों, या इन्वेस्टमेंट्स में पड़े हों, 135 लाख करोड़ रुपए। और 2027 में यही एजेंसियां ये मान के चल रही हैं कि ये जो 135 लाख करोड़ है, 2027 आते आते ये पहुंच जाएगा 315 लाख करोड़। यानी कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बचत की जो प्रवृत्ति है हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को संभालती है, बचाती है। वो बचत की प्रवृत्ति ही उन चीज़ों को संभाल कर रखती है। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान के बैंकों में भी अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखा पैसा आपका डूबता है, तो आपको समस्या होती है। मैं बचत की बात इसलिए कह रहा हूं कि इस बचत में अगर जो 135 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उन इन्वेस्टमेंट में जो सीधे बैंक में पड़े हुए हैं वो तकरीबन 44 लाख करोड़ है। यानी बाकी पैसे ऐसी जगह है कि जहां पर रिस्क बहुत कम है। चाहे आपका सोने में इन्वेस्टमेंट हो, आपका गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट हो, आपका
एफडी, उस तरीके के, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट हो, तो वो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो जो आपके सेविंग्स हैं, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अब आप मान के चलिए कि मोटा मोटी 135 लाख करोड़ में से 44 लाख करोड़, तो आप समझ रहे हैं कि 90 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा तो आपका इस तरीके से इन्वेस्टमेंट में है हिंदुस्तान में। इसलिए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पिछली मंदी में भी 2008-9 में भी जब मंदी, वैश्विक मंदी आई, हिंदुस्तान उस वक्त भी झटके में रहा, लेकिन चीज़ों में धीरे धीरे बाहर निकल गया। तो एक तो अगर ऐसी समस्या आती भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जो एक विचारधारा पूरी तरीके से ये साबित करने पे तुली हुई है कि अमेरिका के बैंक बंद हो रहे हैं तो खतरा हिंदुस्तान में भी आ गया और हिंदुस्तान को भी परेशान होने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके बचत का सिस्टम, आपके काम करने के तरीके, आपकी परिस्थितियां बिल्कुल अमेरिका से अलग हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप बैंकों में पैसा रखते हैं तो उसके इन्वेस्टमेंट के कागज़ों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, और पहले तो महज 1 लाख रुपए सिक्योर था, अब 5 लाख रुपए हुए हैं, तो कैसे और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करने हैं, इस पर थोड़ा बहुत विचार आपको करना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी को लेकर के मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ कि ये चीज़ अभी भी हिंदुस्तान जैसे मानसिकता वाले की जगह पर, जहाँ पर हम अलग तरीके से व्यवसाय और पैसे के बारे में सोचते हैं, ये कितना कारगर होगा। और इससे, हालांकि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी से बहुत सारे पैसे बनाए हैं, लेकिन जब एक समय तक वो इलीगल था, उसके बाद अचानक लीगल हुआ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। और सिग्नेचर बैंक के बंद होने में एक बड़ा कारण क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। तो इसलिए उसका भविष्य कैसा होगा, इस पर अभी तुरंत से कुछ कह देना बहुत सही नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि बैंक आखिर डूबते क्यों हैं दुनिया भर में। हिंदुस्तान में तो बताया हमने कि हिंदुस्तान में अगर एनपीए आपका बढ़ गया तो आपका पैसा डूब जाएगा, लेकिन बाकी दुनिया के हिस्सों में क्या होता है? बाकी दुनिया के हिस्सों में भी यही होता है। आपके पैसे अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट में जब डूबते हैं तो आपकी परिस्थितियां गड़बड़ होती हैं और बैंक डूबते हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था के खराब होने से वैश्विक स्तर पर असर पड़ेगा, यूरोप को भी असर पड़ेगा, लेकिन हिंदुस्तान को बहुत कम असर पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अगर हम बिल्कुल ठेठ भाषा में आपको समझाएं तो आपके पास गुल्लक है। तो जब बुरी स्थिति में आपका गुल्लक आपके घर का काम आता है, तो आप ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान में हर किसी के पास रखा गुल्लक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को संभालता है। ये मोटे तौर पे मैं आपको कहना चाह रहा था। तो समस्या है, बड़े बैंक्स हैं और उन बैंकों के डूबने की स्थिति में असर तो पड़ेगा। शेयर बाज़ार पे देखिए बहुत ज़्यादा असर पड़ा नहीं है हिंदुस्तान में, जबकि 2 दर्जन कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान में से जुड़ी हुई हैं सिलिकॉन वैली बैंक से, लेकिन फिर भी असर नहीं पड़ा है। एसबीआई अकेले 40.5 लाख करोड़ का उसका नेटवर्थ है। तो हिंदुस्तान में जो बैंक्स हैं वो बहुत ही मजबूत स्थिति में आज भी हैं। हालांकि एनपीए एक बहुत बड़ा संकट है और एनपीए को लेकर के अभी भी बहुत सारे नियम, बहुत सारे जो कायदे कानून हैं उतने सख्त नहीं हैं जितने होने की ज़रूरत है। अगर हमारी बात आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो कुछ सवाल अगर आपके मन में हो तो ज़रूर पूछिए। लेकिन अमेरिका के बैंकों के डूबने से हिंदुस्तान में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नज़र रखने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे। शुक्रिया, नमस्कार।